नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हमारा छोटा सा टॉपिक है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। सिविल कोड समान नागरिक संहिता। देखो, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का वर्णन है। समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है? देखो, भारत में क्या है कि धार्मिक समुदायों के आधार पर नियम बने हुए हैं। हिंदुओं के अलग अलग नियम, मुस्लिमों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग, उत्तराधिकार के, संपत्ति के, सभी नियम अलग अलग बने हुए हैं। एक तरफ तो आप अनुच्छेद 14 में कहते हो कि समान कानून है, कानूनी समानता। दूसरी तरफ आप क्या करते हो? धर्म के आधार पर नियम व्यवस्था को लागू करते हो। हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग, उत्तराधिकार के नियम अलग, संपत्ति के अलग। इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने सपना संजोया था कि आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी, भविष्य में जो भी सरकारें आएंगी, वह क्या प्रयास करेंगी? भारत में अनुच्छेद 44 के आधार पे, मतलब अनुच्छेद 44 जो सभी को कानून के सामने समान बनाता है, उसको व्यवहारिक रूप में लेने के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करेंगी। समान नागरिक संहिता, इसके अंतर्गत क्या होगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के नियम अलग नहीं होंगे, सभी के नियम समान हो जाएंगे। ऐसा प्रयास किया जाएगा। यद्यपि 2018 में विधि आयोग के द्वारा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता से नकार दिया गया है। सन 2018 की बात है ये, लेकिन इसकी मांग बड़े लंबे समय से होती रही कई मामलों में। बेसिकली यहाँ पे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, ये सबके धर्मों के नियम अलग अलग है, जबकि सबके नियम एक होने चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि सभी भारत के नागरिक समान है कानून की दृष्टि से, दूसरी तरफ आप इनके आधारों पर नियम व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, इस नियमबद्धता का संचालन करते हैं, ये अलग अलग नियम बनाते हैं, तो ये गलत है। तो समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान नियम गढ़े जाने चाहिए। 1985 में सहबानो मामले में इसकी मांग सामने आई थी। 1985 में सहबानो मामले में इसकी मांग सामने आई थी। शाहबानो मामला जो था, इसमें 1985 में इसकी मांग जो है सामने आई थी। शाहबानो ट्रिपल तलाक के बाद पति द्वारा नियमित पालन पोषण से इनकार करने पर वह सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, शाहबानो एक महिला थी, उस महिला के पति ने उनको तलाक दे दिया और पालन पोषण का जो भत्ता था उसको देने से मना कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को भत्ता देने का निर्देश दिया था कि आप अपनी पत्नी को जो है भत्ता देंगे। और 1995 में सरला मुदगल मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को दोहराया था। 1995 में सरला मुदगल मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के द्वारा भी इस मामले को, मामला थोड़ा सा अलग है वो, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सरला मुदगल मामले में भी इसकी मांग को दोहराया गया था। इस प्रकार से इन दो मामलों में 85 और 95 का ये जो दो मामले हैं, इनमें इस बात को प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ पे बात महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने अपने कानूनों से संचालित हैं। विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने अपने तरीके से, अपने अलग प्रकार के कानून से वो जो है संचालित हैं, अपने तरीके से कानूनों का संचालन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 44 कहां पर लागू है, इस बात को हम देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा कोशिश की गई अनुच्छेद 44 ये गोवा में लागू है। गोवा में लागू है। तब आप कहेंगे कि तो गोवा में लागू होने का मतलब है कि वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, पारसी, बौद्ध, यहूदी, इनमें उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, विरासत, संपदा, इनके बारे में सभी के नियम समान हैं। इसका मतलब तो सीधा ये हो गया, तो ये गोवा में लागू है। गोवा में बेसिकली क्या है? पुर्तगाली नागरिक संहिता 1967 लागू है। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 लागू है। क्या लागू है? 1867 इसमें अप्लाइड है, 1867 में 1867 इसमें लागू है। और ये बेसिकली क्या है? ये पुर्तगाली कानून है। ये क्या है? पुर्तगाली कानून है। पुर्तगाली कानून है, ये पुर्तगाली कानून है और जो आज भी जारी है, और लेकिन पूरी तरह से अनुच्छेद 44 नहीं है, यह है आज भी जारी है। आज भी ये जो है जारी है, इसको आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, यह है आज भी जारी है
अनुच्छेद 44 नहीं है ये, इट्स नॉट आर्टिकल 44, यह अनुच्छेद 44 से नहीं है। इसका मैं आपको एक दो नियम बताता हूं। इसमें क्या है कि धर्म कोड के आधार पर इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें धर्म कोड के आधार पर, धर्म कोड के आधार पर इसमें प्रावधान किए गए हैं। धर्म कोड के आधार पर इसमें प्रावधान किए गए हैं। उनमें एक दो प्रावधानों की अपन चर्चा करते हैं। जैसे पत्नी यदि 25 वर्ष की आयु तक संतान नहीं बन पाती है और 30 वर्ष की आयु तक लड़के को जन्म नहीं देती है तो हिंदू पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। यदि 25 की उम्र तक कोई महिला संतान उत्पन्न नहीं कर पाती है और 30 वर्ष की उम्र तक वह लड़के को जन्म नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में हिंदू पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। एक मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है। तो बेसिकली 1944 लागू नहीं है वहां पे पूरी तरह से, वहां पे 1867 की पुर्तगाली संहिता लागू है। बेसिकली वो पुर्तगाली कानून है। अंग्रेज यहां गोवा से ही सबके बाद में गए थे। क्षमा चाहता हूं, अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबके बाद गए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा इनको निकाला गया था। तो भारत आने वाली सबसे पहली जो जाति है यूरोपियन वो है पुर्तगाली, और भारत छोड़कर जाने वाली अंतिम जो जाति है वो भी पुर्तगाली। तो यहां पर आज भी उन पुर्तगाली संहिता का प्रभाव है। तो ये समान नागरिक संहिता के तहत क्या करने का प्रावधान है? सभी के लिए समान नियम बनाने का प्रावधान है।